प्रस्तुत है रूपक श्रृंखला हम आन छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया, कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। महानदी की जलधारा है अपनी जीवन रेखा, श्रम जल से जल मिल उपजाता अन्न यहाँ अनलेखा। माटी पर्वत जंगल घाटी अनगिन खनिज धरे हैं, जनजीवन संपन्न बनाते हर युग ने है देखा। इन्हें मानते आए हैं वरदान छत्तीसगढ़िया, इन्हें मानते आए हैं वरदान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया। लीजिए सुनिए गोंड मुरिया जनजाति पर केंद्रित रूपक। लेखक हैं श्री M.A. रहीम, प्रस्तुत करता हैं मोहन सी रामानी। तो प्रस्तुत है गोंड मुरिया जनजाति पर केंद्रित रूपक। घने जंगलों की खामोशी को तोड़ता, पर्वतों की चट्टानों को छूकर प्रतिध्वनित होता ये संगीत हरियल वादियों को सहलाता है तो गहराती रात गुनगुना उठती है। घुंघरू और घंटियों की झनकार, चिटकुलियों की रुनझुन और मांदरी मादल की ताल पर झूम कर नाचते हैं कोयतोर, तो नाच उठता है जंगल। नैसर्गिक सौंदर्य से मानव मन को मोहती, अचंभित करती दुर्गम पर्वतमालाओं की सुगम ढलानों, तराइयों और उससे भी आगे दूर तक फैली समतल धरती के हरे आंचल तक स्पंदित है प्रकृति की संतान गोंड मुरिया जनजाति का उन्मुक्त जीवन। गोंड मुरिया कोयतोर या गोंड परिवार की एक उपजाति है। छत्तीसगढ़ के बीहड़तम पर्वतीय वन क्षेत्र अबूझमाड़ के पूर्व में स्थित नारायणपुर, अंतागढ़ और कोंडागांव इलाकों के रहवासी हैं गोंड मुरिया। मूर या मूल का अर्थ है जड़ या आदि, जड़ से जुड़ा हुआ, आदिकाल से आबाद। मूल निवासी हैं मुरिया। एल्विन ने भी मुरिया शब्द की व्याख्या इसी तरह की है। आइए सुनते हैं समाज शास्त्री प्रोफेसर महमूद अली क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से मुरिया जनजाति मूलतः गोंडों का एक हिस्सा है और क्षेत्रीयता के आधार पर ये अपनी मूल जनजाति से अलग पहचाने जाते हैं। जैसा कि हर जनसमूह के साथ यह एक विचार होता है कि वो अपनी उत्पत्ति को किसी समय विशेष या किसी महत्वपूर्ण घटना के साथ जोड़कर बखाने, उसी तरह से मुरिया जनजाति भी अपने आप को मुर या मूल से यानी आदिकाल से जोड़कर देखती है। अगर गौर से हम देखें तो जनजातीय का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत सरकार ने 1960 में एक सोवेनिर निकालने के समय दिया था। अन्यथा यह जनसमूह केवल मुरिया के नाम से पहचाना जाना चाहिए और उस हिसाब से ये अपने आप को सबसे प्राचीन या अर्वाचीन निवासी के तौर पे स्थापित करने की चेष्टा के तौर पे स्वयं को मुर या मूल से जोड़कर देखते हैं। मेरा विचार यह है कि जनजाति या आदिवासी का संबोधन शासकीय संबोधन है जो संविधानगत सुविधा के तहत दिया गया है, किंतु गोंडों में मुरिया अपने आप में एक महत्वपूर्ण उप जनजाति के तौर पर चीने जा सकते हैं
जिन्होंने समय के हिसाब से एक क्षेत्र विशेष में अपनी अलग से पहचान स्थापित की है और वे दूसरे जनसमूहों की तुलना में अपने आप को समय विशेष से जोड़कर विशिष्ट बतलाने की चेष्टा करते हैं और अपने आप को मूल से या आदिकाल से जोड़कर मुरिया के रूप में पहचाने जाने की कवायद करते हैं। मेरा मानना यह भी है कि अगर हम गौर करें तो छत्तीसगढ़ के बाहर, खास तौर पर बस्तर के बाहर पर गोंडों का यह हिस्सा जिसे हम मुरिया के तौर पर पहचानते हैं और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पर्वत श्रृंखलाओं से फूटकर तेज उछलती दुधिया नदी जहाँ जरा धीमी धीमी बहती हो, ऐसे सुरक्षित स्थल पर गोंड मुरिया लोग अपने सुंदर गांव बसा लेते हैं। गांव भी कितने, घर या झोपड़ियों के 10-15 या 20, बहुत हुआ तो 25 बस। इन ग्रामों के बीच दूरी भी कम नहीं होती। घने जंगल में मीलों चलने पर अपना तिलस्म तोड़कर एक गांव सामने रखता है जंगल। हाँ, घर या झोपड़ियों के बीच दूरी ज्यादा नहीं होती। अपने समाज, कुटुंब, कबीले से वास्ता रखने वाले गोंड मुरिया बस आवाज की दूरी पर घर बनाते हैं ताकि वक्त जरूरत पड़ोसी गम या खुशी में दौड़कर शामिल हो जाए। गोंड मुरिया लोगों के परिवार ज्यादा बड़े नहीं होते, इसलिए आवश्यकता अनुसार इनके झोपड़ी नुमा घर छोटे ही होते हैं। चौरस आकार के 2 कमरे बना लिए तो बहुत है। घर की छत भी ज्यादा ऊंची नहीं होती। अगर परिवार कुछ बड़ा हुआ तो पीछे 2 कमरे और बना लिए। आगे वाले कमरों के दरवाजे सामने खुलते हैं। दरवाजों के आसपास चबूतरे होते हैं। दीवारें मिट्टी की या बल्लियों के सहारे बांस की बुनावट पर मिट्टी की लेप की हुई, जिन्हें ढकते हुए पत्थर या घास फूस की छाजन। नगरीय क्षेत्रों के नजदीक या अच्छी आर्थिक स्थिति वाले खपरे भी छा लेते हैं। घने जंगलों के बीच ये छोटी छोटी झोपड़ियां बड़ी सुंदर लगती हैं। दूर से देखो तो दृश्य ऐसा मानो हरे रंग की कालीन पर भूरे कत्थई और सुनहरे रंग की कशीदाकारी की गई हो। घर के सामने आंगन और पूरी सीमा को घेरती हुई बाड़ी। बाड़ी की ऊंचाई कम से कम इतनी कि जानवर छलांग मारकर इस पार से उस पार कूदने में असमर्थ हो। झोपड़ी के पीछे भी बाड़ी बुनी जाती है। घर के एक ओर आंगन में मुर्गियों के लिए एक दड़बा जरूर होता है। कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, गांव के पटेल सरपंच का रुतबा हुआ तो पशुओं के लिए गाय कोठा या तबेला भी होता है। मछली का शिकार गोंड मुरिया लोगों का शौक है तो जरूरत भी। इसका परिचय देते हैं उनके घर की छत से लटकते मछली पकड़ने के जाल, गरी, लाट, बांस की दादर आदि। पूरे घर पर गौर करें तो छत पर बांस के पात्र में सूखती सुक्सी दिखाई पड़ेगी। तो एक और बारिश से बचाव का सुलभ साधन बांस और पत्तों से बनी छतौड़ी, जो दीवार पर टंगी झोपड़ी को कलात्मक रूप देती है। गरज ये कि झोपड़ी बतला देती है गृह स्वामी की स्थिति, शौक, व्यवसाय और रुचि संपन्नता। यूं भी गोंड मुरिया जनजाति का गांव, घर, परिवेश सब साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है। इतर जनजातियों से गोंड मुरिया कई मायनों में अलग हैं। उनके समाज में विकास की रोशनी घने वृक्षों की शाख पत्तियों से छन कर आई सूरज की किरणों की तरह है, जिसका पता शायद उन्हें भी नहीं, क्योंकि जीवन शैली का भूलापन आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। पहाड़ी ढलानों पर आबाद गोंड मुरियों का जीवन वनों पर आश्रित है। जो लोग तराइयों और समतलों पर हैं, उन्हें वनोपज संग्रहण के अलावा कृषि कर्म प्रिय है। ये लोग धान, मडिया, कोसरा आदि की खेती करते हैं। ये फसलें साल में एक बार इनके कोठारों की शोभा बढ़ाकर अनाज रखने के पात्र कड़गियों में संजोई जाती हैं और इन्हें बेफिक्री का मिजाज दे जाती हैं। जो कृषिहीन मजदूर हैं, वे भी चिंता मुक्त नजर आते हैं। मिजाज से गोंड मुरिया जनजातीय लोग बड़े सरल और हंसमुख होते हैं। उनके सांवले रंग के चेहरे पर
अतिथि सत्कार के भाव इतने सहज, निश्चल और मृदु होते हैं कि मित्र या परदेसी अपनी यात्रा की थकान पल भर में भुला बैठता है। अतिथि को दोनी पत्तल में भात, मंडिया, पेज, मछली, मुर्गा जो भी संभव हो बिना संकोच के परोसकर स्वयं आनंदित होते हैं। इसके साथ ही महुए की शराब या सल्फी भी इनके अतिथि सत्कार का एक अंग है। अतिथियों की आवभगत और सम्मान ये लोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर करते हैं। जहां समूह या समाज की बात आती है, वहां सबसे आगे होते हैं घोटुल के युवा सदस्य। घोटुल को गोटुल कहकर भी उच्चारित किया जाता है, लेकिन बाह्य जगत में घोटुल नाम ज्यादा लोकप्रिय है। घोटुल केवल एक शब्द नहीं बल्कि संस्थान है। एक ऐसा संस्थान जिसे पारिवारिक, सामाजिक, सामूहिक, सांस्कृतिक और कलात्मक जीवन की पाठशाला कहना ज्यादा सटीक होगा। घोटुल के आदिदेव हैं लिंगोपेन, जो घोटुल सदस्यों के इष्ट देव हैं। लिंगोपेन के रहते घोटुल में पाप कर्म नहीं हो सकते। प्रत्येक गांव में एक घोटुल होता है। युवाओं का यह सामुदायिक मनोरंजन केंद्र और संस्कार गृह एक ऐसी ज्ञानशाला है जहां युवा जन समुदाय के महत्व को समझकर समाज में जीने के तौर तरीके, नियम कानून और रीति रिवाजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सामाजिक परंपराओं और संस्कारों को गहराई तक आत्मसात कर भविष्य के जीवन का सलीका सीखते हैं युवक युवतियां घोटुल में। संगी साथी सहेलियों को जानने बूझने का मौका देकर सपनों को साकार करने की दिशा दिखलाता है घोटुल। ये सारा ज्ञान किसी बोझिल या उबाऊ माहौल में नहीं, बल्कि हंसते खेलते नाचते गाते सहज ही प्राप्त हो जाता है। घोटुल गृह या घोटुल गुड़ी को गांव के बीच में निर्मित किया जाता है। ऐसा स्थल भी घोटुल के लिए उपयुक्त समझा जाता है जो मनोरम हो और हो सबके लिए सुविधाजनक भी। घने ऊंचे दरख्तों की छांव में सामान्य झोपड़ी का बड़ा रूप दिखाई दे तो घोटुल का अंदाजा लगाया जा सकता है। पास ही नदी या झरना बहता हो तो सौंदर्य दोगुना बढ़ जाता है। सबसे पहले आकर्षित करती है घोटुल की चाहर दीवारी, जिसे बाड़ी कह लीजिए। भीतर बड़े आकार का कमरा, जिसमें कम से कम इतनी जगह जरूर हो कि 15-20 लोग चटाइयों पर आराम से सो सकें। ये कक्ष घोटुल के सदस्यों की सुरुचि का पहला परिचय देता है। दीवारों पर पास पास लगी आड़ी बल्लियां, जिन पर हिफाजत से ढोल, मादल, मांदरी, तुड़बुड़ी आदि वाद्य यंत्र और गेड़ियां रखें या टांगे जा सकें, इतनी व्यवस्था बहुत जरूरी है। इस बड़े कक्ष के पीछे 1-2 कमरे आवश्यकता अनुसार बना लिए जाते हैं। घोटुल की दीवारों पर उकेरी भित्ति चित्रकला बड़ी मनमोहक होती है। इसमें पशु पक्षियों के चित्र, देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों के चित्रांकन में चित्रकार की कल्पना परिलक्षित होती है। दीवार से सटा चबूतरा, ऊपर हाथ 2 हाथ निकली हुई छत, छत के फारों में कहीं एक जगह टंगा तुम्बा और एक कोने में टंगी लालटेन, कुल मिलाकर बड़ा कलात्मक दृश्य प्रस्तुत करता है घोटुल। सारा दिन पूरब से पश्चिम की यात्रा कर सूरज सांझ ढले अपनी सुनहली किरणें समेट आसमान पर सिंदूर छिड़कता हुआ घर लौट जाता है। रात की बाहें थामे चांद झांकता है आकाश से और धरती पर मादक स्पंदन के साथ धड़क उठता है घोटुल का माहौल। ये तुरही की पुकार है घोटुल के सदस्यों के लिए कि आओ यहाँ पहुँचो, तुम्हारे ज्ञान और मनोरंजन के लिए बाहें पसारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है घोटुल। सदस्य जुटने लगते हैं। 7-8 साल के बच्चे से लेकर युवक युवतियां सदस्य होते हैं। बच्चा जब सीखने समझने की उम्र को छूता है तो उसकी रातें घोटुल में व्यतीत होती हैं। ये सिलसिला उसके कुंवारेपन तक चलता है। विवाहित व्यक्ति घोटुल का सदस्य नहीं रह जाता। घोटुल से उसका रिश्ता सलाहकार, मार्गदर्शक या कला निर्देशक की हैसियत तक सीमित रह जाता है।
सदस्य बनते ही नामकरण होता है। घर के नाम से अलग घोटुल का नाम। घोटुल के पुरुष सदस्यों का मुखिया सिलेदार और युवतियों की नेत्री बेलोसा कहलाती, अन्य सदस्य चेलिक मोटियारी। घोटुल की साफ सफाई, चेलिकों के लिए बीड़ी चोंगी बनाना आदि कार्य मोटियारी के होते हैं। जंगल से काटकर लकड़ी लाना और अन्य पुरुषोचित कार्य चेलिकों के जिम्मे होते हैं। घोटुल के सभी सदस्य नृत्य और संगीत में पारंगत होते हैं। हर रात जब चेलिक मोटियारी मन नाचते गाते हैं तो दूर तक उनका संगीत जंगल के रोम रोम को गुदगुदाकर उसे सोने नहीं देता। घोटुल के साथ जंगल भी जागता रहता है। पहले घोटुल के सदस्य रातें घोटुल में ही बिताया करते थे। अब युवतियां रात में वहां नहीं रुकती। कई क्षेत्रों में तो रात के गहराने से पहले ही चहल पहल समाप्त हो जाती है। आवश्यक दैनिक क्रियाकलाप, नीति रीतिगत बातचीत, गपशप, हंसी ठिठोली और नृत्य संगीत के मनोरंजक दौर के बाद सूना घोटुल रात को अकेला ही सो जाता है। पुरातन परंपराओं में ये कैसा परिवर्तन। श्री मयाराम नेताम कहते हैं, मैं स्वयं गोंड आदिवासी हूँ और घोटुल का सदस्य सिलेदार के नाम से जाना जाता हूँ। मेरा उम्र 62 वर्ष का हो गया है। बचपन में मैं स्वयं घोटुल जाया करता था। वहाँ पर नाच गान, मनोरंजन और गपशप किया करते थे। बड़े लोग आपस में एक दूसरे के हाल समाचार और दुख सुख के बारे में चर्चा किया करते थे। सुनकर ज्ञान की बातें सीखने को मिलती थी। इस तरह यह घोटुल सामुदायिक विचार विमर्श और मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था। यह आदिवासी गोंड समाज का पुरातन पारंपरिक बहुत अच्छा धरोहर है। आज भी यह परंपरा चल रहा है, लेकिन पहले की तुलना में नगण्य। यह चिंतनीय विषय बनकर रह गया है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार यह बदलाव आ गया है। यहाँ के आदिवासियों के भोले भाले के कारण बाहरी लोगों का आना जाना वर्चस्व बढ़ गया। भोले भाले का नाजायज फायदा उठाने लगे। जो समाज के लोग शिक्षित हो गए वे अपने अपने नौकरी चाकरी के नाम पर समाज से कुछ दूर होते गए, जिसके कारण अपने समाज के पुरातन पारंपरिक सांस्कृतिक का केंद्र घोटुल का संरक्षण नहीं हो पाया। आदि काल में आदि मानव झुंडीय समूह कबीले के रूप में रहा करते थे। आदि काल में घनघोर जंगल था। जंगली जानवर शेर, चीता, भालू, अन्य जानवरों का कबीलों के पशु और मनुष्यों के ऊपर खूब आतंक हुआ करता था। इस आतंक से बचने के लिए गोंड आदि मानव गांव के बीच में एकत्रित होकर आग जलाकर हल्ला किया करते थे ताकि जंगली जानवर गांव से दूर भाग जाए। घोटुल संगठन को बचाने के लिए बुद्धिजीवों को सामने आना होगा, नहीं तो बचा कुचा घोटुल धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाएगा। घोटुल के अस्तित्व पर संकट की चर्चा आज भले ही आम हो, लेकिन गांव में घोटुल के संस्कारित युवाओं का अपना एक अलग महत्व है। ये महत्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। गांव की बेटी ब्याही जा रही हो तो सारा काम घोटुल के सदस्यों के जिम्मे। साथी सगा की बारात दूसरे गांव जा रही हो तो नाचते गाते बाराती चेलिक मोटियारी नहीं तो और कौन होंगे। गांव में कोई बीमार है, किसी की मृत्यु हो गई, कोई आपदा आन पड़ी तो सारी व्यवस्थाएं, सारे संस्कार संपन्न कराने में आगे रहते हैं घोटुल के सदस्य। किसी भी घटना या कार्य की जानकारी पहले घोटुल को मिलती है। ये जरूरी नहीं कि घोटुल के चेलिक मोटियारी आपस में जोड़े बनाकर विवाह सूत्र में बंध जाते हों। कुछ अपवाद हो सकते हैं। एक गांव में एक घोटुल होता है जिसके सदस्य सगोत्रीय होते हैं और एक ही गोत्र में विवाह की अनुमति गोंड मुरिया समाज नहीं देता है। विवाह के लिए गोंडी बोली का शब्द है
मड़मिंग या मड़मी। गोंड मुरिया जनजाति में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। हाँ, मां पक्ष यानी मामा के घर अको मामा में मड़मिंग किया जाता है। माँ बाप सियान लोगों की राजी खुशी से विवाह सर्वमान्य है। प्रेम विवाह, विधवा विवाह, तलाकशुदा स्त्री पुरुष से मड़मिंग अन्य गोंड जनजातीय समाजों की तरह मुरिया समाज में भी मान्य है। वर के माता पिता और बड़े बुजुर्गों द्वारा कन्या के घर मंगनी के लिए जाना महला या महलांग कहलाता है। ये विवाह की पहली रस्म है। महला के लिए वर पक्ष लांदा, सल्फी और महुए की शराब दाडंगो ले जाना जरूरी होता है। मंगनी विवाह के अलावा कोई लड़की यदि किसी युवक के प्रेम में उसके घर आकर बैठ जाती है, लड़का मान जाता है, तो ऐसे विवाह को हैवार्क वाताना कहते हैं। अगर प्रेम विवश कोई कुंवारी कन्या गर्भ धारण कर ले तो जिम्मेदार युवक उससे विधिवत शादी करता है, जिसे दोसाना मड़मिंग कहते हैं। विवाह का प्रकार या स्थितियां चाहे जो हों, वर पक्ष को शादी का खर्च कन्या पक्ष को देना आवश्यक होता है। विवाह वर या वधू दोनों घरों में से कहीं भी संपन्न किया जा सकता है। यहाँ गायता द्वारा वर वधू पर जल अर्पित करने के बाद वर वधू पारंपरिक विवाह श्रृंगार करते हैं और फिर विवाह संपन्न किया जाता है, जिसमें दोनों को हल्दी चावल का टीका वाताना और तेल आदि रस्में खास होती हैं। विदाई के बाद दूल्हा दुल्हन को कुछ दूर तक गोद में उठाकर चलता है। फिर चेलिक मोटियारी खुशी खुशी वधू को वर के घर ले आते हैं। यहाँ पहुंचकर दोनों गोत्र देवता की पूजा करते हैं और वधू वर के परिवार का सदस्य बन जाती है। गांव आनंद में डूब जाता है। हर परिवार का अपना देव होता है। बूढ़ा देव। बूढ़ा देव कुनबे का आदि पुरुष होता है जो पूजनीय होता है। हर गोत्र का अपना गोत्र देव भी होता है। मंडावी, मरावी, दुग्गा, करंगा, कोरामी, टेकामी, कतलामी, नुरुटी आदि अनेक गोत्र गोंड मुरिया जनजाति में देखे जाते हैं। लिंगोपेन घोटुल के देव हैं तो अन्य गोत्र देवी देवता होते हैं। कंडा डोफरा, कड़ाहडाल, वड्डे, बूढ़ा देवा और बड़ा देव यानी आना देव। आना देव जो आदि अनंत और निराकार है, इसलिए उन्हें कहते हैं बड़ा देव। ये बड़ा देव इस पुराल है, सृष्टि का जनक ईश्वर। गोंड मुरिया जनजाति का विश्वास है कि देवता पर्वतों पर निवास करते हैं। अपने देवी देवताओं की गुड़ी ये लोग गांव के पास या किसी पहाड़ी पर बनाकर उसे पूजते हैं। आंगा देव, सोनगुर, भीमुल देव, कारिकंगल, तुलुरमुत्ते, भीमापेन, कुडुमतुला आदि देवी देवताओं के उपासक गोंड मुरिया देवी मां दंतेश्वरी के प्रति भी अटूट श्रद्धा रखते हैं। माओली माई शक्ति स्वरूपा हैं। गोंड मुरिया जनजाति की धार्मिक आस्थाओं में माओली माता गहरी बैठी हुई हैं। ग्राम्य स्तर के अलावा संपूर्ण क्षेत्र के गोंड आदिवासियों द्वारा प्रतिवर्ष यात्रा सामूहिक रूप से मनाया जाता है। ये प्रमुख यात्रा मावली मंडई या मावली मेला संज्ञाओं से प्रख्यात है। इसका भव्य आयोजन नारायणपुर में होता है। अपने पारंपरिक अनुष्ठान, अनूठे संस्कारों, विविध आराधना रूपों, रंगारंग लोक नृत्य संगीत से ये यात्रा न केवल संपूर्ण माड़ियान वरन बाह्य जगत, यहाँ तक कि विदेशी सैलानियों के लिए जिज्ञासा और आकर्षण का केंद्र है। इस यात्रा में गोंड मुरिया जनजाति के अलावा अन्य गोंड समाज और मेटा कोयतोर यानी अबूझ माड़िया भी अपने आराध्यों के साथ पहाड़ों से मीलों नीचे उतरकर भक्ति भाव से शामिल होते हैं। नाना क्षेत्रों से आए कोयतोरों का सम्मेलन धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है।
गोंड मुरिया परिवेश में नवाखानी, बीजाकोर चाड़ और धरती माता की श्रद्धा और पूजा पाठ से जुड़े अन्य पर्व भी मनाए जाते हैं। ये पर्व वनोपज के फूलने फलने और फसलों की बोनी से लेकर कटाई से जुड़े होते हैं। बीजाकोर फसल की बोनी से पूर्व धरती माँ को बीज अर्पित करके अच्छी फसल की कामना का पर्व है। फसल आने पर अपने इष्ट को नवान्न भेंट कर कृतज्ञता ज्ञापित करने का तिहार है नया खानी। अबूझमाड़ और उसके आंचल में आबाद सकल कोयतोर जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व है ककसाड़। ककसाड़ केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि देवी आराधना का नृत्य भी है। ककसाड़ माड़ियान का संस्कार है और लोक नृत्य का श्रृंगारमय किरीट। ककसाड़ के अलावा अन्य नृत्य होते हैं मांदरी नृत्य, सेरता, हुलकी और गेड़ी नृत्य। मांदरी नृत्य में माटी या लकड़ी मांदरी का संगीत होता है। सेरता का आकर्षण होती है लकड़ी के पक्षियों की आकृतियां जो बांस पर इस तरह लगी होती हैं कि उस पर बंधी रस्सियों को खींच खींच कर पक्षियों को भी नर्तक अपने नृत्य के साथ नचाता जाता है। गीत होता है सेरता पाटा। बांस की बनी गेड़ियों के पायदानों पर खड़े होकर युवा नर्तक संतुलन की जो ताल संगीत में प्रस्तुति देते हैं वो कहलाता है गेड़ी नृत्य। नृत्य गीत गोंडी में गाए जाते हैं जो पाटा कहलाते हैं। हर नृत्य, हर अवसर या संस्कार का पाटा अलग होता है। घोटुल का पाटा अलग तो मड़मिंग का भिन्न और जात्रा मंडई या ककसाड़ में गाया जाने वाला अलहदा होता है। मुरिया गोंड परिवार की उपजाति है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में थोड़े बहुत शब्दों के परिवर्तन से ये लोग गोंडी ही बोलते हैं। इनकी आबादी के क्षेत्र छत्तीसगढ़ी भाषाई इलाकों से जुड़े हैं, इसलिए मुरिये छत्तीसगढ़ी और हिंदी भी समझते बोलते हैं। गोंड मुरिया लोक शिल्प की विभिन्न विधाओं के जानकार होते हैं। बांस की कंघियां, बांस के तीर धनुष और लकड़ी की कुल्हाड़ी जैसी सजावट की वस्तुओं का निर्माण कर थोड़ा बहुत अर्थोपार्जन भी कर लेते हैं। कुछ कलाकार भित्ति चित्र उकेरने में माहिर हैं, तो कुछ काष्ठ कला में निपुण हैं। मृतक स्मृति स्तंभों में तराशी नक्काशी काष्ठ कला का सुंदर उदाहरण होती हैं। इन विधाओं के कला सिद्ध शिल्पी ग्राम गढ़ बेंगाल नारायणपुर के श्री वेलगुर ने राज्य स्तरीय पुरस्कारों के साथ राष्ट्रीय लोक कला पटल पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। रीमावंड नारायणपुर के घोटुल सदस्यों को देश के प्रख्यात रंग निर्देशक श्री हबीब तनवीर के साथ देश के महानगरों और रूस की कला यात्राओं का गौरव प्राप्त है। कैसा आकर्षण है माड़ियान में कि हर कोई तोर सुबह सूरज के जागने से लेकर गहरा कर सोती रात तक बिंधा रहता है अपने जीवन संसार में, वैसे ही जैसे वर्षों पूर्व आबद्ध था, हंसता खेलता निश्चल भोला मासूम सा। अभी आप सुन रहे थे गोंड मुरिया जनजाति पर केंद्रित रूपक। लेखक थे श्री M.A. रहीम, सहयोगी के परेश और बलबीर कच्छ। वाचक स्वर धर्मेंद्र ठाकुर और करमजीत कौर। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। हम छत्तीसगढ़िया, हम